गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं यहाँ बात करूँगा, यूनिट सेकंड की मैं बात करूँगा कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है भाई। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उससे पहले हम एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे भाई। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। यहाँ पर हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करने वाले हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। और यहाँ पर कोवेलेंट से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग से मतलब क्या है और केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, ये चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का मतलब कि जब दो एटम्स, ऐसे दो एटम्स जिनमें विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज़्यादा हो या बराबर विद्युत ऋणता वाले हो, तो वो आपस में इंटरमिक्स होके, समझ रहे हो मेरी बात, इंटरमिक्स होके क्या बनाते हैं भाई, रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2Cl2 और हो सकता है CO2, इन सभी के अंदर क्या क्या हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। CH4, इनमें सब में क्या है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग है। अब केमिकल बॉन्डिंग से मतलब ये है कि जब दो, अगर मैं बोलना चाहूँ तो दो विद्युत ऋणी एटम ऐसे, या कुछ भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन या क्लोरीन या आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, बॉन्ड बना ले। अब बॉन्ड वो चाहे कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे बॉन्ड वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखते हैं अपन। तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली अपने पास दो प्रकार से होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको कि केमिकल बॉन्डिंग से मतलब क्या है कि कोई भी अपने पास ये क्या है, कोई एटम है और उसका अपने पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर अपने को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इनके चारों ओर जो ये इनकी क्लास है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब बॉन्डिंग होता है, कोई भी बॉन्डिंग होती है तो उसमें दो तरीके के अट्रैक्शन बल काम में आते हैं भाई, तुम्हें ये भी पता होगा। और दो तरह के अट्रैक्शन बल कौन से होते हैं, अरे मैंने बताया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी रिपल्सन जो होता है अपना, वो क्या होता है, कोई भी जो मेटल है या नॉन मेटल एलिमेंट्स है, वो उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड आता है उसके बीच यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये तो अपनी आगे की बातें हैं भाई। पहले मैं ये बता दूं आपको कि केमिकल बॉन्डिंग से अगर मतलब समझो तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली दो प्रकार से होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड। ये याद रखना भाई। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनके तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, देनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली चार प्रकार से होते हैं अपने पास। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसे अपन उपसहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं भाई, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चार प्रकार के यहाँ पे बॉन्ड डिस्कस करते हैं। और आपके यहाँ है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है वो कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड को अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे भाई, डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो वीक बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वांडरवॉल
और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वान डेर वाल और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। ये भी अपन बीएससी फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे और ये करेंगे हम आयनिक सॉलिड जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर अलग से डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अब देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में। फिर अपना जो चैप्टर है कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ मेटेलिक बॉन्ड से मतलब क्या है, तो मेटेलिक बॉन्ड सॉलिड के अंदर देखते हैं अपन, और वहाँ पे जब अपन सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं भाई मेटेलिक बॉन्ड को। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो याद रखना भाई आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा भाई, तो मैं बता देता हूँ आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी डिटेल से। और जो मेटेलिक बॉन्ड है, वो जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उसे सॉलिड के अंदर डिस्कस करेंगे। जो क्यूब बनते हैं, क्यूबिक, एफसीसी, वीसीसी, तो वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच ही आप डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो आयनिक बॉन्ड है उसके बारे में देखते हैं। आयनिक बॉन्ड से मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है समझना मेरी बात। आयनिक बॉन्ड वो आयंस के बीच में होंगे, नाम से ही दिख रहा है कि आयंस के बीच में यहाँ पे होगा। तो मैं बोलूं मेटल, या मैं बोलना चाहूं धातु, और नॉन मेटल अधातु मिलकर के जो न्यूट्रल स्पीसीज बनाते हैं, यानी कि उदासीन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पर Na+Cl, तो जो Na होता है उसका अगर जनरली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन, तो यहाँ पे 2, 8 और 1 होता है, 11 होता है भाई। क्लोरीन 17 पे होता है 2, 8 और 7। तो यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दे देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि Na+ में होता है और Cl- में होता है, तो इसे बोलते हैं NaCl। तो ये धातु और अधातु मिलकर के जो उदासीन एटम्स कंपाउंड्स बनाती है, न्यूट्रल स्पीसीज बनाती है, तो उनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसा जो बॉन्डिंग होती है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये 11th-12th में पढ़े होंगे तुमने, इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी देखे होंगे वहाँ पे। ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट अगर बात करना चाहूँ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की, देखना भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उससे पहले मैं एक बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा तुम्हारे को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा तो देखना, कोवेलेंट बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो आपने एक पढ़ा होगा भाई। कोवेलेंट अगर बॉन्ड की मैं बात करता हूँ तो उससे पहले एक चीज़ देखी होगी तुमने। पहली बात तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर कोई भी बॉन्डिंग अपन कर रहे हैं तो सबसे पहला बेसिक ये होता है, 11th-12th में आपने सीखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अगर डेफिनेशन की बात करो आप, कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर ऐसे दो स्पीसीज जिनकी विद्युत ऋणता में कोई अंतर ना हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेता हूँ और एक क्लोरीन और, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी यानी क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बनेगा, तो वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। कैसे, देखना मेरी बात समझना। यहाँ पे इन दोनों की विद्युत ऋणता में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, क्लोरीन की सेम, दोनों की एटम्स की क्या है यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सेम है। तो यहाँ पर इसके पास अपन को पता है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी वही 7 इसके पास है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होती थी, ऐसे तो होती थी भाई। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में इंटरेक्ट करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा शेयरिंग होगा और दोनों यहाँ पे बॉन्डिंग कर देंगे। तो ऐसी जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि इसका, अब देखना ये मेरी बात समझना, अगर यहाँ पे इसको मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ भाई, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए
और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसको अपन क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसी बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे अगली नेक्स्ट अगर मैं बात बताना चाहूँ, और एग्जाम्पल भी कर सकते हो आप ऐसे। फॉर एग्जाम्पल H2 ले लो भाई, H2। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी स्ट्रक्चर करके एक एक बॉन्ड का शेयरिंग करके यहाँ पे H2 क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कोवेलेंट बॉन्ड की, कि दो एटम के मध्य बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से स्थापित होने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड या लुईस धारणा कहते हैं। यानी इस वाली को लुईस धारणा भी बोलेंगे अपन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर इसकी डेफिनेशन सिंपल से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोई भी दो ऐसी दो एटम जिनकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं हो, कोई डिफरेंस नहीं हो, और वहाँ पे वह एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्डिंग का निर्माण कर देते हैं या बॉन्डिंग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, इतना याद रखना भाई, इतना याद रखना। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ों का और जिक्र करूँगा। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। यानी कि बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है और लोन पेयर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन से, ये वाला जो एक लोन पेयर ये, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की जो साझा हो रहा है यहाँ पे, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर। याद रखना भाई, इस बात को मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर का। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए भाई। तुम 11th-12th में सीख के आए होंगे, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर। यानी कि जो बॉन्ड बन गया बॉन्ड पेयर, और जो लोन पेयर बचता है उसको लोन पेयर बोलते थे भाई अपन। यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर जिसे बोलते थे। यानी कि और मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर इसमें देखो ये वाले जो लोन पेयर हैं, ये वाले जो लोन पेयर, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में हिस्सा नहीं लेते भाई, हिस्सा नहीं लेते, तो इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर। और ये जो हिस्सा ले चुके साझेदारी में उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इतनी बात समझ में आ गई हो गई आपको। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ पे और बताना चाहूँ तो आप ऐसे कुछ भी स्पीशीज ले सकते हो। देखो यहाँ पे तो मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। देखना एक ही चीज समझना, वो एक ही चीज समझते हुए चलेंगे हम। देखो अब यहाँ पे अपने पास एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीन प्रकार के अपने पास क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे तीन अपने पास क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं कि जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग से यहाँ पे क्या बन रहा था भाई, हाइड्रोजन में क्या आ रहा था, बॉन्ड आ रहा था, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और यार आपने ये भी सुना होगा कि हाइड्रोजन जो होते हैं उनके पास एक एक लोन पेयर होता है, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपस में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं और इस बॉन्ड को डबलेट या द्विक रूल, वो क्या था, एक होता था ऑक्टेट रूल, एक होता है डबलेट। ये दो बातें तो आपने 12th में ही सीख ली होगी, ये दो बातें आपने 12th में सीख ली होगी कि यहाँ पे एक होता है ऑक्टेट और एक होता है डबलेट। तो ऑक्टेट तो आपने देखा होगा कि दो तो तीन तरह की स्पीशीज होती है, एक हाइपरवेलेंट एक हाइपोवेलेंट। देखो मैं तुम्हें एक बार अच्छे से एक बार और बता देता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले आपको ये भी चीजें आनी जरूरी है। अपन ने पढ़ा है ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल में होता क्या है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयरिंग से 8-8 इलेक्ट्रॉन बना लेते थे,
और स्पीशीज बना लेते थे। कैसे? जैसे यहाँ पे मेरे पास था क्लोरीन, और अपन को पता है ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर होती है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में शेयरिंग से क्या करते थे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो उनको बोलते थे ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा एक बोलूं इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, जिसे बोलते हैं हाइपोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता क्या है, देखना मेरी बात समझना, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयरिंग करके। अब देखना इसके पास तो भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं द्विक रूल या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज। अब जितने भी एटम्स है जो शेयरिंग से, जितने भी कंपाउंड्स है जो शेयरिंग से यहाँ पे क्या करे 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज या हाइपोवेलेंट स्पीशीज। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी कर सकते हो आप, देखते BCl2, देखना बेरिलियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो एक एक इसको दे देगा। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, देखना यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो रहा है क्लोरीन का, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बेरिलियम के पास कितने आएंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स जो होते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ये होते हैं हाइपोवेलेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज। इसके अलावा अगर मैं एक और वर्ड यूज करूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंस बोल सकते हैं, यानी कि हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट का मतलब क्या होगा कि ऑक्टेट से ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे जैसे 4 थे तो यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएं। फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहाँ पे PCl5, देखना भाई PCl5, तो फॉस्फोरस के पास अपन को पता है कितना होता है फॉस्फोरस का यहाँ पे 15 होता है। अरे नाइट्रोजन तो इसके पास 5, इसके पास भी 5 होते हैं, तो देखना अब 5 होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, तो 1 2 3 4 और 5 कर दिए मैंने। अब देखना क्लोरीन के पास होते हैं कितने 7, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इसके पास हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहाँ पे है इसके पास है, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया और एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो चेक करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन का तो ऑक्टेट देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 80 हो रहा है भाई, 80 हो रहा है। लेकिन देखना भाई यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्टेट की अगर तुम बात करोगे, उसके ऑक्टेट की अगर तुम बात करोगे तो देखना 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने हो गए 10। तो ऐसी स्पीशीजों को बोलते हैं हाइपरवेलेंट या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंस स्पीशीज बोलते हैं, जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ये वैसे 11th-12th में भी आ जाती हैं ये चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पे कोवेलेंट अपना कोवेलेंट बॉन्ड चल रहा था, तो यहाँ पे 3 बातें बताई मैंने, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्लोरीन के बीच तो मैंने क्या बताया भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे क्या हो रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉन्ड बन रहा था, Cl2 बॉन्ड बन रहा था, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। इसके अलावा डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन, अब देखना ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस पे कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे एक ये और एक ये, यानी कि टोटल कितना शेयरिंग करते हैं यहाँ पे 2 इसके इलेक्ट्रॉन 2 इसके इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4। तो ऐसे वालों में डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। इसके अलावा यहाँ पे CO2 भी ले सकते हो भाई, CO2 भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन जो होता है N2 जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं हम जनरली। तो यहाँ पे कैसे होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, तो 1 2 3 1 2 3 और 2 इधर, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, देखना यहाँ पे कितना हो गया 3 और 3 6 और 2 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऐसे में डबल बॉन्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
और अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर वहाँ पे साझा हो या हिस्सेदारी हो तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ इसके अलावा आपके टॉपिक की, तो जो ये था इसकी लिमिटेशन क्या थी। कोवेलेंट बॉन्ड जो अपन ने बताया इसको बोलते हैं लुईस अवधारणा भी बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको लुईस अवधारणा भी बोलते हैं। तो लुईस अवधारणा या लुईस थ्योरी की लिमिटेशन की मैं बात करूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण क्यों होता है, पहली बात तो ये नहीं बता पाया वो। जो इसकी लिमिटेशन थी कोवेलेंट बॉन्ड की वो देखना क्या थी यहाँ पे उन्होंने बताया था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो क्यों बनता है, यही चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया लुईस। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं भाई, लुईस डॉट जो स्ट्रक्चर है उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। अगर मैं इसकी लिमिटेशन की अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में, तो लिमिटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात तो लुईस जो है लुईस थ्योरी, यानी कि इसको बोलते हैं अपन लुईस थ्योरी भी बोलते हैं। तो अगर लुईस थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है तो उसी पे बेसिस है ये कोवेलेंट बॉन्ड, उसी पे तो बेसिस है। अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के तो कर रहे हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लुईस बॉन्ड क्या है, अब अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पे तो क्या बोल सकता हूँ इसकी लिमिटेशन की अगर बात करोगे आप, तो लिमिटेशन क्या क्या होंगी, लिमिटेशन समझना मेरी बात। यहाँ पे पहली बात तो उसने यही नहीं बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, किस वजह से बनता है, ये बात वो लुईस थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो दोनों एटमों में से कौन से बल से जुड़े होते हैं, दोनों एटम कौन से बल यानी कि फोर्स, कौन से फोर्स से जुड़े होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, किस वजह से वहां पे वो जुड़े हुए होते हैं, ये चीज भी लुईस थ्योरी ने नहीं दी। इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा होगा इनमें आयंस के बारे में भी कोई एक्सप्लेन नहीं किया, आयंस के बारे में भी नहीं बताया। अगर मैं थर्ड लिमिटेशन की बात करूं तो इनमें देखो सिंपल सी बात है, अपन अभी तक अपन ने जो भी देखी कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे आयंस का कोई रोल नहीं रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि इनमें कोई आयंस क्यों नहीं है, इनमें आयंस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आयंस भी नहीं है। इसके अलावा जो फोर्स है या बॉन्ड जो बना है अपने पास उसका नेचर क्या है, बॉन्ड का नेचर क्या है, ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा जो बंद ऊर्जा और बंद लंबाई है यानी कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है यहाँ पे, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि तभी तो फिर वीवीटी वगैरह आई, सीएफटी आई, ये सारी चीजें बाद में तो आई। इसके अलावा फिर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कंपाउंड होते हैं PF3, IF7, SF6, BCl2, ये सारे जो भी जितने भी कंपाउंड्स थे इनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कैसे कि भाई किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम इलेक्ट्रॉन है 8 से, तो ये चीज़ क्यों हो रही है, ऐसा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया वीवीटी, ये जो लुईस थ्योरी थी। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अपन को पता चला। अब देखो अपन देखेंगे कि ये बॉन्डिंग होती कैसे है, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, वहाँ पर इसकी तो लिमिटेशन भी देख ली अपन ने। अब देखो बॉन्ड होता है और बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, सिग्मा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है कि डेल्टा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड वहाँ पे बनता है, ये चीज़ अपन को देखनी होगी। और वो चीज़ कैसे देखें, और उससे पहले अपन को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए, और ऑर्बिटल्स के बाद में वहाँ पे अपन को क्या पता होना चाहिए, ओवरलैपिंग भी पता होनी चाहिए। अरे भाई ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे तभी तो आपस में मिलेंगे, तभी तो बॉन्डिंग होगी। ऑर्बिटल्स अगर मिलेंगे ही नहीं तो वहाँ पे बॉन्डिंग ही नहीं होगी, ऑर्बिटल्स अगर नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये चीजें अपन को यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोवेलेंट बॉन्ड बताया। भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, ये चीज भी मैंने बताई आपको। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको लुईस थ्योरी भी बोलते हैं अपन।
और लुईस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन एक ऑक्टेट रूल और लुईस डॉट ये सब चीज़ें 11th-12th में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूँगा, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूँगा तो ये इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसने जो दे दिया वो दे दिया, बंध को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड लेंथ को, और इसके साथ साथ 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कम क्यों होते हैं, ये चीज़ें लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताती या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बताता। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँगा तो किस चीज़ की करूँगा कि जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके, ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, कैसे बनते हैं, ये चीज़ें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें अपन को समझने से पहले अपन को पता होना जरूरी है कि ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है। और आपने पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा अपनी पीरियोडिक टेबल है उसमें एस पी डी एफ ये 3-4 जो होते हैं ऑर्बिटल्स देखते हैं, और भी चलते रहते हैं आगे जी एफ, वो तो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग निकालते हैं पर एजीमुथल क्वांटम नंबर वगैरह के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ आपके पास किस चीज़ की, ऑर्बिटल्स की, तो अपना टॉपिक जो है वो है ऑर्बिटल यानी कक्षक। और ऑर्बिटल्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल्स इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अपन को पता होना चाहिए बेसिक आइडिया उसकी शेप कैसी होती है, वो होता कैसा है मॉलिक्यूल, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, वो बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, वो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो चारों के चारों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की। तो मैं पहले ही बात करूंगा एस ऑर्बिटल की। और आप सभी को पता है एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है अपन को पता है, ये स्पेरिकल होती है, इसकी शेप स्पेरिकल होती है यानी गोलाकार इसकी शेप होती है। अब अपन को पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो गोलाकार है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बता सकता हूँ, अगर एस ऑर्बिटल गोलाकार है तो वो अपन को पता है कि कोई भी गोल चीज है जब उससे बॉन्डिंग अगर मैं करूँ, यहाँ पे उसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं अपन, ठीक है, इसके नेगेटिव। तो इसमें देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी गोल जो चीज है उसमें वो एक डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल नहीं है, वो नॉन डायरेक्शनल है। अरे उसमें गोल कोई चीज है तो उसमें अगर स्पेरिकल जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है चारों तरफ बराबर रूप से, और उसका न्यूक्लियस है, जो बीच में न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पे हो क्या कि लिगेंड चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, और चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, इधर से आए, किधर से भी आ सकता है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें किधर से भी बॉन्डिंग हो सकती है। अरे अपन इसमें ऐसे थोड़ा ना डिसाइड कर सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में कि ये तो पर्टिकुलर इसी साइड से बॉन्डिंग करेगा, नहीं भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्पेरिकल है, गोल है, तो ये चारों तरफ से बराबर है, किधर से भी बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो होता है ये वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है भाई, नॉन डायरेक्शन यानी कि दिशाहीन होता, ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखना एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इसको आई भी बोलते हैं अपन, ठीक है भाई। और ये चीज हम सीखते हैं एमएससी क्लास के अंदर। तो मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी जैसे एस ऑर्बिटल लिया अपन, उसमें न्यूक्लियस है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ परिधि पे क्या है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हुआ। अरे भाई ये कोई पी ऑर्बिटल है अपने पास, यहाँ तो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये तो अनसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, लेकिन ये सिमेट्रिक है। तो जब इसके सेंटर पॉइंट से अपन चलते हैं, सेंटर पॉइंट से इधर चलूंगा मैं या इधर चलूंगा या इधर से इधर चलूंगा, तो यहाँ पे एक चीज आपने नोट करी, इस सेंटर पॉइंट से मैं चाहे इधर जाऊं और इधर जाऊं, बराबर है कि नहीं है इसकी शेप। अरे गोल है, बीच में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ से पॉजिटिव से जब मैं नेगेटिव की तरफ जाता हूँ तो यहाँ की
और यहाँ से इधर आता हूँ, विपरीत चलता हूँ और बराबर चलता हूँ, तो वहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे नेगेटिव इधर भी यही है और इधर भी यही है। तो ऐसी शेप को क्या बोल सकते हैं अपन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी इन्वर्जन सेंटर ऑफ में प्रेजेंट है। लेकिन इसमें देखो कि आप जब इधर आओगे तो पॉजिटिव है और इधर जाओगे तो नेगेटिव है, तो ये हो गया एसिमेट्रिक, यानी कि इनमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें प्रेजेंट होती है, यानी कि उसको आई भी बोलते हैं अपन, इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री से मतलब क्या है कि, और एक चीज़ और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब किसी मॉलिक्यूल को अपन काटते हैं, वो चीज़ें आपके यहाँ पे नहीं है। तो ये बात आप याद रखना, एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक होता है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसलिए ये कैसे होते हैं कंपाउंड, जीरेड, जीरेड, जीरेड बोलते हैं। ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा भाई, जीरेड क्या होते हैं, जीरेड और अनजीरेड। तो जीरेड जो होता है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है या आई प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड, वो ऑर्बिटल होते हैं जीरेड, जीरेड वो होते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिख लीजिएगा भाई, एस ऑर्बिटल के लिए ये आगे काम में आएगी अपने पास कि ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और जीरेड बोलते हैं अपन इनको। तो ये दो बातें, तीन बातें जो हैं एस ऑर्बिटल में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पी ऑर्बिटल की, देखना भाई पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, और ये बातें पता होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक एक क्लास होती है इसमें। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ पी ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, अपन को पता है पी ऑर्बिटल ये होते हैं, 3 कक्षा होती है उसमें, 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्लास हैं। तो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपन पढ़ते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ पी ऑर्बिटल के बारे में, तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। तो ये तो एक्स एक्सिस पे आ गया, यानी कोई 3 डायरेक्शन होती है अपने पास, 3 डायरेक्शन होती है यहाँ पे, अरे भाई 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड, ये 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड, ये तो होती है 3 डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन यही होती है अपने पास, ऐसे होती है, एक ग्राफ पेपर पे एक एक्सिस वाई और एक आपकी तरफ, तो यहाँ पे 3 एक्सिस होती है। तो इस वाली एक्सिस में यानी कि ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, तो इसको तो बोलते हैं पी एक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये वाई वाला, तो यहाँ पे ये जो होता है ये वाई एक्सिस है, तो इसको मैं मान लिया पी वाई, और ये जो जेड एक्सिस है यहाँ पर जो जेड एक्सिस है उसको मालूम है पी जेड, पी जेड। तो ये 3 अपने पास क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर होता क्या है देखना, अब इसकी अगर मैं शेप की बात करूँ, यहाँ पर पी ऑर्बिटल की अगर शेप की मैं बात करता हूँ, तो देखना क्या होती है पी ऑर्बिटल की शेप। ये मिटा रहा हूँ भाई मैं, ये तो आपको बेसिक आइडिया दिया है मैंने यहाँ पे। अब देखो पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ शेप कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं शेप की बात करूँ, इसकी शेप कैसी होती है, डंबलाकार, डंबल जैसी होती है भाई। इसकी शेप कैसी होती है, डंबलाकार, डंबल के जैसी होती है। अब सेकेंड पॉइंट अगर इसमें लिखना चाहिए डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, तो आपको सिंपल सी बात दिख रही है कि इसमें तो पर्टिकुलर साइट इधर है या इधर से है, कि कोई भी जो बॉन्डिंग होगी यहाँ या तो इधर से होगी और या इधर से होगी। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं यहाँ से बॉन्ड बनाएगी, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से बना ले, यहाँ से बना ले, यहाँ से भी बना ले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जबकि एस ऑर्बिटल में ये क्या था, पॉसिबल था। तो ये क्या बोल सकते हैं अपन इसको, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डायरेक्शनल। देखना
पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। आपको सिंपल सी बात में दिख रही है कि ऐसी इसकी डंबलाकार जैसी स्ट्रक्चर होती है। एस ऑर्बिटल होता है स्पेरिकल, तो उसमें तो चारों तरफ से अटैक कर सकता है और बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो उसकी शेप होती है डंबलाकार। और डंबलाकार में क्या है, तो पर्टिकुलर दो साइट ही होती है, तो वहाँ पे दोनों साइटों से ही जोड़ सकता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या होता है, डायरेक्शनल। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, थर्ड पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो भाई ये मॉलिक्यूल यहाँ से सेंटर से जब मैं इधर चलूँगा, उस सेंटर से मैं इधर चलूँगा, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो क्या है, एब्सेंट है। दिख रही होगी आपको कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अलग अलग, यानी कि एसिमेट्रिक। इसकी शेप कैसी होती है, एसिमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो शेप बनती है एसिमेट्रिक। और जिसमें आई एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं अपन अनजीरेड। तो ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएससी फाइनल ईयर नेट गेट सब में पूछी जाती है भाई। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। या आगे आप क्या है, ये तो जब आपको थोड़ा बेसिक आइडिया अगर पता हो तो वहाँ पे कर सकते हैं अपन। जब भी मॉलिक्यूल को 3D में देखते हैं अपन, 3D में देखते हैं, तब जाके ये चीज़ों को अपन समझ पाते हैं। अब देखना नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डी ऑर्बिटल के बारे में। अब डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखना डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, अपन को पता है डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के हैं, 5 होते हैं, 1 2 3, ठीक है। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। यही होते हैं भाई 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल यही होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डी ऑर्बिटल की शेप की बात करूँ तो यहाँ पे डबल डंबलाकार जैसी शेप होती है इसकी, डबल डंबलाकार जैसी शेप होती है, यही होती है। तो यहाँ पर अपने पास ये एक्सिस है कोई, ये समझना मेरी बात, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, 3 एक्सिस है। तो यहाँ पे जब एक्स और वाई का मतलब समझना, और एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का शेप देखना कैसा होता है। देखना मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ भाई, आपके पास होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस मानी मैंने और ये वाई एक्सिस मानी, तो जब मॉलिक्यूल की लोब कुछ ऐसे हो, ऐसे हो एक्स एक्सिस और वाई, तो उसको बोलते हैं अपन डी एक्स वाई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे, डी एक्स जेड, सॉरी एक मिनट, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये एक्स और ये वाई। तो यहाँ पे जब शेप ऐसे हो एक्स और वाई, उसको बोलते हैं डी एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसी हो, एक्स और जेड, तो उसे बोलते हैं एक्स जेड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या, वाई और जेड, तो उसको बोलते हैं वाई जेड। अब देखना यहाँ पे अपन ऐसे और बना सकते थे, आप बोलो कि सर यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की शेप जो होगी वो कैसे होगी, एक्स और वाई। तो जब लोब इनके ऊपर आ जाए उसको बोलते हैं अपन डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल्स और भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, एक बन सकता है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन सकता है, और एक बनता है एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल्स और बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बताना चाहूँ आपको, देखो यहाँ पे ये मैंने मानी y, ठीक है, समझना मेरी बात अच्छे से एक बार। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले की, ठीक है, ये कौन सा y और z,
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अलावा और क्या, x और z की, तो ये दो ऑर्बिटल्स क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? इसकी वजह होती है कि यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इंटरमिक्स होकर क्या बनाते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको बोलते हैं dz²। क्यों? क्योंकि इनकी जो लोब्स होती है, इनकी जो लोब्स है अपने पास, इन दोनों की लोब्स यहाँ से इंटरेक्ट करके यानी कि इसमें भी z है और इसमें भी z है, एक पास क्या है इसमें z की दोनों क्या है, लोब सेम है, तो वो सेम आपस में इंटरमिक्स होके भाई यहाँ पे y और ये क्या है x, ठीक है। तो ये जो z वाली लोब है आपस में इंटरमिक्स करके क्या बनाती है, dz² बना लेती है और यहाँ पर ये जो लोब है फूल कर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्यों नहीं बनते, ये चीज़ याद रखना भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर y² z² और x² z² ये दोनों क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इंटरमिक्स करते हैं गुलू गुलू, और ये क्या करेगी, ये लोब यहाँ से भाई पास में आकर इंटरमिक्स होकर ये बना लेगी, लोब बना लेगी और उससे बोलते हैं dz²। इस वजह से जो ऑर्बिटल होता है dz² वो इस वजह से बनता है। याद रखना भाई, ये चीज़ याद रखने लायक चीज़ है ये, कि अपने पास dxy dxz dyz dx² yz²। अब यहाँ पे ये दो टाइप में होता है, एक होता है नॉन एक्सियल और एक होता है एक्सियल। तो अगर एक्सियल की मैं बात करूँ तो ये जो तीन ऑर्बिटल होते हैं dxy dxz और dyz ये आते हैं एक्सियल में, और ये दो जो ऑर्बिटल्स आते हैं dx² y² और dz² की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये दोनों ऑर्बिटल आते हैं नॉन एक्सियल के अंदर। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा भाई, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ये वैसे बेसिक आइडिया है कि क्यों बनता है, अक्सर कोई पूछ ही लेता है अपन को कि क्यों बनता है भाई dz², यहाँ पे ये क्यों नहीं बना सर y² z² और x² z² क्यों नहीं बना? तो सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, आपस में पास में आएंगे, उनकी जो लोब है आपस में इंटरेक्ट करके ऐसे फूल जाती है और उसको बोलते हैं dz² और उसके शेप कुछ ऐसी होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। डी ऑर्बिटल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, ये बात याद रखिएगा आप। इसके अलावा नॉन एक्सियल और एक्सियल दो टाइप के होते हैं, नॉन एक्सियल और एक्सियल दो टाइप के होते हैं। तो देखना भाई, अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे किस चीज़ की, डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करूँ आपसे कि डी ऑर्बिटल्स होते कैसे हैं। तो देखना, डी ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूँगा तो डी ऑर्बिटल अपन को पता है कि इसकी शेप कुछ ऐसी थी, डमलाकार शेप थी भाई, तो इसको डबल डमलाकार बोल सकते हैं, यहाँ पे डबल डमलाकार बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक लोब में तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसी होती है, इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना यहाँ पे भाई, इसकी शेप जो होती है वो होती है डबल डम्बलाकार, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा था भाई कि ये जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर याद रखना, ये मॉलिक्यूल ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं यहाँ पे इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है। अब देखना, डी ऑर्बिटल की अगर 3D देखोगे आप तो कुछ ऐसी होती है डम्बलाकार शेप, ऐसी डम्बलाकार शेप होती है। मैं बताना चाहूँ फॉर एग्जांपल डम्बल जैसी संरचना, इधर और इधर। तो ये क्या होता है, डम्बलाकार जो होता है ये पाई बॉन्डिंग में भी भाग लेगा, सिग्मा बॉन्डिंग में भी भाग लेता है और डेल्टा बॉन्डिंग में भी भाग लेता है। तो यहाँ पर अगर तीनों चीज़ों को मैं देखूँ या बताऊँ तो आप क्या बोल सकते हो, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये फेस वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता है,
आएगा भाई आगे तब और मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि ये फेस वाइज भी कर सकता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कर सकता है, यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड से, और उसके बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, उससे बनता है अपने पास पाई बॉन्ड, और एक होता है फेस वाइज ओवरलैपिंग, उससे बनता है अपने पास डेल्टा बॉन्ड। तो ये तीनों प्रकार की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो ये बात बोलना। और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इतना बोल सकते हैं। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूं तो इसमें प्रेजेंट है आई यानी कि प्रेजेंट, और याद रखना जीरेड होते हैं, ये कैसे होते हैं, जीरेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं इधर जाऊं और इधर जाऊं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, जबकि मैं इसमें इधर आऊं और इधर भी जाऊं तो भी नेगेटिव है, नेगेटिव यानी सिमेट्रिक है। ये जो ऑर्बिटल्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी कि इन्वर्जन सेंटर आई भी प्रेजेंट है। इस वजह से इसको बोल सकते हैं अपन जीरेड, जीरेड। तो ये तीन बातें आप याद रखना डी ऑर्बिटल के बारे में। इसके बाद अपन को फिनिशिंग आएगी भाई, चीज़ों में फिनिशिंग आना जरूरी है, यानी कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड बता रहा हूँ तो उसमें आपको ऑर्बिटल्स भी पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, वो पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा, एक एक चीज ऑटोमेटिक पता चलती जाएगी आपको, फिनिशिंग ऑटोमेटिक आएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डी ऑर्बिटल के बाद अगर बात करूं एफ ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की अगर बात करते हो तो अपन को पता है इसकी जो शेप होती है उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे 7 प्रकार के होते हैं। वैसे एस ऑर्बिटल अपन डिस्कस भी नहीं करते क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत हायर एलिमेंट्स के अंदर आता है, एफ ब्लॉक के अंदर आता है, तो वो यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है अपन को उस चीज़ की कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आप इसको इतना याद रखिएगा कि एफ ऑर्बिटल होता है, 7 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, और ये डेल्टा बॉन्डिंग बनाते हैं, डेल्टा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो अपन ने क्या क्या डिस्कस ऑर्बिटल्स के बारे में, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। और ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ, ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होती है देखना। अब देखो ऑर्बिटल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कैसे होगा अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात। ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं, अतिव्यापन पढ़ा होगा 11th में, 12th में है या 11th में है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है। तो मैं बता दूं कि कोई भी दो ऑर्बिटल, कोई भी दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो भी कैसा, विपरीत चक्रण के साथ। विपरीत चक्रण यानी कि समझना मेरी बात कि यहाँ पे अगर एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है अपने पास S1 और 1s1, तो यहाँ पे अगर एस ऑर्बिटल है तो उनकी जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होगी ओवरलैपिंग के लिए कि दो ऑर्बिटल्स जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है, विपरीत चक्रण में है। विपरीत चक्रण का मतलब स्पिन उन दोनों की क्या होनी चाहिए, अरे स्पिन कैसी होनी चाहिए एक दूसरे की, अरे ऑर्बिटल्स में अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक ऐसा स्पिन होती है, एक की स्पिन ऐसे होती है, एक क्लॉकवाइज होता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे ये चीज पता होनी जरूरी है, आपको पता होनी जरूरी है। देखना अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल की, तो समझना मेरी बात, एस ऑर्बिटल के बारे में क्या होगा कि ओवरलैपिंग से मतलब क्या है अपना वो देखते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्रण में है, तो आपस में इंटरमिक्स होके ओवरलैप होकर करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। अब वो बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है, और डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है, तो उसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यहाँ पे देखो एस ओवरलैपिंग हो गई, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक है। तो ऐसी जो बॉन्डिंग होती है, ऐसी जो बॉन्डिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग की अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, यह ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल्स के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। इतनी बात समझ में आ गई हो गई आपको। अब देखो ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मोस्टली ओवरलैपिंग के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग मोस्टली 3 टाइप की होती है भाई, 3 टाइप की। एक होती है हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सेकेंड यहां पे मैं बात कर सकता हूं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट मैं यहां बात कर सकता हूं साइड वाइज के बाद फेस वाइज ओवरलैपिंग। ये 3 प्रकार की यहां अपन ओवरलैपिंग देखते हैं, 3 प्रकार की ओवरलैपिंग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में, तो देखना यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या केवल क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकती है देखना। ये ऐसी ओवरलैपिंग हो सकती है, किस किस में हो सकती है ये वाली ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी ओवरलैपिंग होती है और पी पी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखना, मेरी बात समझना की कोशिश करना। पीपी में भी 2 प्रकार के देखते हैं अपन, एक होता है, एक क्या होता है पार्श्विक, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है एक्सिस पे। तो वो बातें आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एस एस ओवरलैपिंग की, एस एस ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो होता क्या है कि जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल यहाँ पे दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन या इंटरमिक्स करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। कैसे, जैसे हाइड्रोजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, उनके पास क्या है एस ऑर्बिटल, अपन को पता है एस ऑर्बिटल होता है, और ये दोनों क्या है हाइड्रोजन विपरीत चक्रण के साथ प्रेजेंट है, विपरीत चक्रण के साथ यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इनकी स्पिन जो है विपरीत चक्रण के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एस एस ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि बंध बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। और इस क्या बोल सकते हैं एस एस ओवरलैपिंग में अपन क्या बोल सकते हैं कि जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और एक बात और याद रखना कि यहाँ पे जो चक्रण होता है वो विपरीत होता है, उस इंटरमिक्स करके जो बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। यानी कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे यहाँ पे तो 1s1 होता है, 1s1 ही तो होता है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरे से इंटरमिक्स करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक चीज और, एस ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, देखना मेरी बात सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फुल फिल्ड और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ फिल्ड।
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दो जो s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है 1s1 होता है, तो उसका जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करके यहाँ पे क्या बनाता है फुल फील्ड ऑर्बिटल बना देता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट अगर मैं और बात करना चाहूँ, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे देखना भाई PSP ओवरलैपिंग की, देखना समझना मेरी बात। सेकंड में यहाँ क्या कर सकता हूँ SP ओवरलैपिंग, ठीक है। SP ओवरलैपिंग का मतलब क्या है देखना, एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कोई S ऑर्बिटल है अपने पास, वो क्या करेगा P ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा और यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा भाई सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनता सिग्मा बॉन्ड यानी कि S और P ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे S, ये क्या होगा P। अब P वो कोई सा भी हो सकता है तीनों में से, ठीक है। P वो X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है और Z भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो HF मॉलिक्यूल क्या था कि HF मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे HF मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन का हाफ फील्ड S ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का हाफ फील्ड S ऑर्बिटल फ्लोरीन के हाफ फील्ड P ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करके SP ओवरलैपिंग कर देगा। SP ओवरलैपिंग क्या कर देगा यहाँ पे कंप्लीट कर देगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ PP ओवरलैपिंग, और PP में PP जो ओवरलैपिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है PP हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैपिंग की बात करूंगा। तो यहाँ पर थर्ड अगर मैं बात करूँ PP हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में, और वो कैसे देखना, P ऑर्बिटल है अपने पास, क्या है P ऑर्बिटल है और एक P ऑर्बिटल ये है, दोनों P ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके अपन को पता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और सिग्मा बॉन्ड बनने से क्या होगा यहाँ पे PP ओवरलैपिंग होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हाफ फील्ड P ऑर्बिटल और हाफ फील्ड P ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके यहाँ पे क्या बनाते हैं PP ओवरलैपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे F2 अणु है और F2 में क्या होता है कि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने हैं 7 होते हैं। हाँ, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना ऑक्टेट करके क्या बना देंगे फ्लोरीन एटम बना देंगे, F2 बना देंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन का हाफ फील्ड P ऑर्बिटल इस फ्लोरीन के हाफ फील्ड P ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा, इंटरमिक्स करेगा और इंटरमिक्स करके यहाँ पे क्या बना देगा सिग्मा बॉन्ड, और इसको बोलते हैं PP हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि फ्लोरीन एटम जो है वो क्या करेगा PP ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पे PP ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा PP ओवरलैपिंग से ये क्या करेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अरे उससे बहुत सारी ओवरलैपिंग्स होती है, DZ जो होता है DZ भी क्या करता है PP ओवरलैपिंग करता है, DZ भी PP ओवरलैपिंग करता है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब देखो यहाँ पे, अब देखिएगा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हेड ओवरलैपिंग अपन ने क्या करी कंप्लीट कर दी है। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किस चीज की, देखना सेकंड में बात करूं यहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग की, साइड वाइज ओवरलैपिंग की।
तो यहाँ पे सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, अपने पास क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब समझना भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, कैसी कैसी ओवरलैपिंग होती है अपन देखते हैं। तो एक मैंने अभी बताया जस्ट आपको पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे एक होगी पीपी फेस वाइज ओवरलैपिंग, या सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग। और पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे, ये अपना पी ऑर्बिटल है, दूसरे पी ऑर्बिटल से क्या करेगा, इंटरमिक्स होगा, इंटरमिक्स होके क्या बनाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड बना देगा। कैसे, पाई बॉन्ड बना लेगा। ये क्या होगा, यहाँ से इंटरमिक्स होगा, और इंटरमिक्स होके क्या कर देगा, पीपी ओवरलैपिंग कर देगा। पीपी ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड, अब देखो पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, O2, N2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखना पी ऑर्बिटल के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं ऑक्सीजन एटम की अगर बात करूँ, यहाँ पे O2 की अगर मैं बात करूँ, इसके वैलेंस शेल में अपन को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ऑक्टेट करने के लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला सिग्मा होता है और ये वाला पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक बात आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है अपने पास, इसका जो पी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, वो उसके हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, पीपी ओवरलैपिंग। इसमें सिग्मा तो बनता ही बनता है, उसके अलावा यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग भी होती है। तो इसका हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करेगा और वहाँ पे क्या बना देगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम क्या, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक और होता है यहाँ पे दूसरा, अगर मैं बात करूँ, डी ओवरलैपिंग भी तो हो सकता है, डी ओवरलैपिंग भी हो सकता था, वहाँ पे भी हो सकता था, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है डी ओवरलैपिंग से। तो ये कैसे, देखना अपने पास कुछ स्ट्रक्चर डी ओवरलैपिंग की, ये होता है डी ऑर्बिटल, देखो ये वाला इंटरेक्ट यहाँ से और ये वाला इंटरेक्ट यहाँ से। तो होता क्या है कि पीपी ऑर्बिटल से भी क्या बन सकता है, पाई ऑर्बिट बॉन्डिंग हो सकती है, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक एक लोब इंटरेक्ट होके, यानी कि टोटल 4 लोब यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रही है, 2 इसकी और 2 इस ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, तो इस वाले को बोलते हैं डी ओवरलैपिंग। समझ में आया होगा भाई आपको। तो इस वाली जो ओवरलैपिंग को बोलते हैं डी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है डी ऑर्बिटल, कैसे मैं बता दूं आपको, ये कोई एक्सिस है तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, तो इसको भी बोलते हैं डी। अब वो कंडीशन होती है कि कब और कहाँ बनता है, ठीक है। तो आप फेस वाइज में, साइड वाइज में ये बातें याद रखिएगा भाई, डी ओवरलैपिंग और पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग की। अब मैं नेक्स्ट अगर यहाँ बात करूँ किस चीज़ की, फेस वाइज ओवरलैपिंग की, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फेस वाइज का और समझते हैं उसे। देखना फेस वाइज ओवरलैपिंग की यहाँ पे मैं बात करूँगा, और फेस वाइज ओवरलैपिंग होती कैसे है। फेस वाइज ओवरलैपिंग, और फेस वाइज ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फेस वाइज ओवरलैपिंग होती किस में है, देखना यहाँ पे डी ऑर्बिटल है अपना, ठीक है। ऐसा ही डी ऑर्बिटल एक और हो, समझना मेरी बात, और इनकी चारों लोब आपस में इंटरेक्ट करें ऐसे, ठीक है, और डेल्टा बॉन्ड बनाए, डेल्टा बॉन्ड का क्या कर दे, फॉर्मेशन कर दे।
तो उसको बोलते हैं अपन क्या, फेस वाइज ओवरलैपिंग। यानी कि डी जो ओवरलैपिंग है उसमें 4 और 4 8 लोब इंटरेक्ट करती है। ये बात याद रखना, इंटरेक्ट कैसे, मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ आपको इस बात को। ये कोई अपने पास क्यूब लिया अपन ने, उसमें रख के लोब को आपस में इंटरेक्ट करा के समझ सकते हैं। जब इसको आप 3D में देखते हैं तब ये बातें समझ में आती है, तब ये बातें समझ में आती हैं। ये है अपने पास डी ऑर्बिटल, यही है। देखना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, समझ में आया कि नहीं आया। ऊपर 4 लोब है मेरे पास, नीचे ऐसे ही 4 लोब रखी हुई है। ये आपस में 4 और 4 8 लोब आपस में मिलकर के किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। उसको बोलते हैं अपन डी और डी ओवरलैपिंग। अब डी ओवरलैपिंग में वो किस कंडीशन पे होता है, फेस वाइज ओवरलैपिंग, डेल्टा बॉन्ड बहुत कम में बनता है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है उनके अंदर देखा जाता है, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल होती है उनके अंदर देखा जाता है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। तो फेस वाइज ओवरलैपिंग अपन ने 3 प्रकार की ओवरलैपिंग देखी, साइड वाइज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, फेस वाइज ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद में देखी साइड वाइज ओवरलैपिंग, फेस वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि 3 ओवरलैपिंग अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। और इनसे अपन को पता चला है कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और कैसे पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड बनते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये बातें बताई। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है भाई VBT, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही पढ़ेंगे अपन VBT क्या होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। VBT की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये तो आपने 11th में और 12th में भी पढ़ा होगा VBT होता क्या है। तो अपन यहाँ पे VBT देखेंगे कि VBT क्या होता है। वैसे VBT को पढ़े तो बहुत सारा मैटर होता है इसके अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके यहाँ पे है। और आपका ये टॉपिक है, यहाँ से फर्स्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन आएगा भाई VBT वेस्पर थ्योरी। ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है, 2-3 चीजें हैं। MOT भी देखेंगे अपन यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये यूनिट जो है बहुत इजी है और आराम से यहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको संयोजकता बंध सिद्धांत तो होते क्या है और कैसे करते हैं। तो VBT की अगर बात करोगे तो कोई s ऑर्बिटल था अपने पास, 1s और 1s, ये आपस में क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था। और इंटरेक्ट करके यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग कर रहा था और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सबसे पहली बात तो ये जो दी थी वो पोलिंग ने दी थी। पोलिंग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात यहाँ पे बताई थी। और ये VBT को अगर बेसिकली देखें, वैसे अपन जाने तो ये होती है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काम में लेते हैं। VBT की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसमें कुछ कमियां भी थी, लिमिटेशन भी थी, वो भी देखेंगे। लेकिन VBT की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि VBT जो होता है वो क्या है, होता है ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है उनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काम में आती है। और वहाँ पे उनसे अपन को एक चीज़ समझने को मिलती है कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो युग्मित है या अयुग्मित, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अनपेयर्ड और पेयर्ड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है अपन को। तो ये इन्हीं चीज़ों से पता चलता है, VBT से ही पता चलता है। लेकिन वो हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाओगे आप तो वहाँ पे समझने को मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे करते हैं और नॉन पेयर कैसे बनाते हैं। तो अपन यहाँ पे बेसिकली चीज़ें देखेंगे p ऑर्बिटल्स के लिए। लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, जो संकुल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन के अंदर पड़ते हैं, तो उनमें भी ये वीबीटी का रोल होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये चीज़ तो थी साइड के लिए जो आपके काम की नहीं है, यानी कि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोल सकते हो कि वीबीटी दो दी थी, हाइटलर और लंदन भी थे, उन्होंने भी दी थी, लेकिन बाद में किसने दी थी? पोलिंग ने समझाया था वीबीटी को। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब दूर स्थित कोई दो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो आपस में इंटरमिक्स करे, और वो दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे हो? विपरीत चक्रण के साथ, यानी उल्टी स्पिन के साथ, एक क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके एक दूसरे के निकट आए और उनसे ओवरलैपिंग हो जाए और वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये वीबीटी भी बताती है ये बात। तो यहाँ पे अब देखो वीबीटी के जो पॉइंट थे, वीबीटी के पॉइंट क्या क्या थे वो चीज़ें अपन देखेंगे। तो वीबीटी ने अलग अलग बातें बताई थी। सबसे पहली बात ये थी कि बॉन्ड का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड जो बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणुविक कक्षक जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? आपस में इंटरमिक्स करके ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं? यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बात तो ये वीबीटी ने बताई। दूसरी यहाँ पे अगर मैं वीबीटी की बात करूंगा तो जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? दूसरी बात, जो सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, वो क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? विपरीत चक्रण के होने चाहिए, तब ही वहाँ पे जो होगा ओवरलैपिंग होगा, और तभी वहाँ पे क्या होगा? कोवेलेंट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? दो एटम के सहसंयोजक बंध का निर्माण क्या होगा? उनमें ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग से होगा जिनमें ओवरलैपिंग के वक्त या ओवरलैपिंग के दौरान वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत चक्रण के साथ प्रेजेंट हो। थर्ड अगर मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ओवरलैपिंग होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो ये बात भी वीबीटी बोलता है, ये बात भी वीबीटी ही बोलता है, ये बात भी वीबीटी बोलता है। दूसरी बात कि बॉन्ड जो बनेगा या बॉन्ड अगर ओवरलैपिंग होने में ऑर्बिटल जो होगा वो स्थायी कब होगा? स्टेबल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे की क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन, वो विपरीत चक्र होना। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वीबीटी के। तो वीबीटी ने ये 3-4 पॉइंट बातें यहाँ पे बताई थी। अब देखो वीबीटी का मेन जो रोल था या वीबीटी ने जो बातें बताई हैं वो होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उनकी शेप कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की। तो वीबीटी मेनली तो देखा जाए तो यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल्स, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी शेप कैसी है मॉलिक्यूल की, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो ये सारी बातें वीबीटी से मिलती है। तो यहाँ पे अपना हेडिंग होगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन को हम अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं करने वाला हूँ। तो आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह होता है कि जब दो एटम या हम क्या बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, मतलब क्या बोलेंगे कि कोई ऐसे एटम के ऑर्बिटल्स, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स जो आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाते हैं, जो आपस में मिलकर नए समान ऊर्जा के कक्षक बना दे। समझ रहे हो मेरी बात? कि दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाली या अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर समान ऊर्जा वाले
ऑर्बिटल्स बना दें। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ऑर्बिटल मिलकर के जैसे s और p है समान एनर्जी और अगर वो है दोनों की तो वहाँ पे sp ही बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हाइब्रिडाइजेशन मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर डेफिनेशन दूं संकरण की तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं या ऑर्बिटल्स बनाते हैं उस क्रिया को उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई s ऑर्बिटल और कोई p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर sp ऑर्बिटल बनाए तो उसको बोलते समान एनर्जी के ही ऑर्बिटल बनाए। यानी कि s और p ऑर्बिटल मिलकर sp बना रहा है तो उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और वो जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको अपन बोलते हैं यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करूँ 2 से चलता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए एक S और एक P होता है। इसके बाद में एक S और 2 P होते हैं। 4 हो, स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो एक S और 3 P होनी चाहिए। अगर स्टेरिक नंबर 5 हो तो एक S 3 P और एक D होना चाहिए। sp3 और d2 होना चाहिए। और यहाँ पे 7 हो तो sp3 d3। ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फिर एक एक डिटेल से अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। sp ऑर्बिटल को भी डिस्कस करेंगे, sp2 को करेंगे, sp3 को, sp3d को, ये सारी एक एक डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखो sp जो ऑर्बिटल होता है अपन को पता है, जो sp ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर, यानी कि रेखीय। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको पता होना चाहिए भाई, ऑटोमेटिक दिमाग में बातें क्लिक होगी आपको कि हाँ सर यहाँ पे लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है 180 का होता है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे sp2 की, तो sp2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतली त्रिकोणीय कुछ होती है, त्रिकोणीय। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ स्टेरिक नंबर 4 के लिए sp3 होता है और इसकी शेप होती है टेट्राइडल, यानी कि चतुष्फल की। इसके बाद में 5 के लिए होता है sp3d, इसकी शेप होती है tbp, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। इसके अलावा मैं 6 की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है। जियोमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। और यहाँ पे 7 जो होता है sp3d3, तो उसके लिए होते हैं pbp, पेंटागोनल बाई पायरामिडल। तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक एक बातें यहाँ पे sp और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp2 की बात करेंगे, sp3 की बात करेंगे, फिर sp3d की बात करूँगा। एक एक यहाँ पे अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे भाई, एक एक बातें अपन यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके, यानी कि समझना मेरी बात, एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर के sp ऑर्बिटल बनाता है। कैसे? एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स करके क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये अपन ने ओवरलैपिंग में देखा अभी, तो उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो एक s और एक p, एक s और p आपस में मिलकर के नए दो समान ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो ये बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, एक एक बातें पॉइंट नोट करते चलेंगे, एक एक बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि समान ऊर्जा के दो परमाणु कक्षक, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
और यहाँ पे पहली बात तो अपन सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ये बातें अपन हाइब्रिडाइजेशन ये चीज़ें निकालते कैसे हैं, 2 के लिए ये 3 के लिए, तो ये सारी बातें अपन डिटेल से सीखेंगे। वैसे आप 12th क्लास या 11th क्लास में सीख के आए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर अपन एक एक बातें यहाँ पे डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अपन SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3 ये बातें भी यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है भाई, और अब कल देखेंगे इससे आगे अपन का लेक्चर नंबर नेक्स्ट में देखेंगे।